पहले वीडियो मैंने बोला था कुलॉम्स लॉ को एकदम इजीली तरीके से उसके नियम को बिना रटाए सिखाऊंगा, और वो मैंने किया। फिर उस पर आधारित मैंने सारे मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल भी करा दिया, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। और आपका जो कमेंट मैंने देखा, कमेंट से ही मुझे पता चल गया कि आप लोगों को एकदम इजीली तरीके से अच्छे समझ में आ गया। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको वैद्युत की तीव्रता और उस पर आधारित एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यंजक प्राप्त करना यानी डेरिवेशन सिखाऊंगा। फिर उसके बाद मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, ठीक है, यानी फुल कॉन्सेप्ट के साथ ये भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हम समझते हैं वैद्युत क्षेत्र है क्या, उसके बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझते हैं, ठीक है। उसके लिए मैं एक एग्जांपल देकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान से समझिए। मान लो मेरे पास एक चुंबक है, ठीक है, मान लो थोड़ी देर के लिए हमारे पास एक चुंबक है और यहां पे एक लोहे की कील है थोड़े दूर पे, ठीक है। अब यहां पे लोहे की कील है दूर पे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जब इस लोहे की कील को थोड़ा और दूर ले जा रहे हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन थोड़ा पास ला रहे हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे यहां पे लाए, थोड़ा सा और नजदीक लाए, तो क्या हुआ, अचानक लोहे की कील को ऐसा महसूस होने लगा कि कोई खींच रहा है। इस जगह पे, इस पॉइंट पे जैसे ही लोहे की कील आई, इस पॉइंट पे जैसे ही लोहे की कील आई, अचानक ऐसा लगने लगा कि कोई खींच रहा है, ऐसा लगने लगा कि कोई खींच रहा है। इसका मतलब चुंबक का कोई ना कोई बाहर की तरफ कोई ना कोई प्रभाव है, चुंबक का एक क्षेत्र है। इसका मतलब चुंबक ने अपना एक क्षेत्र बना रखा है, जिसकी वजह से इस क्षेत्र के अंदर जैसे ही कील आया, अचानक खिंचाव महसूस करने लगा। तो ये कह सकते हो कि बाहर का जितना क्षेत्र है, यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, इसका मतलब चुंबक का यहां पे कोई क्षेत्र नहीं है, लेकिन जैसे ही चुंबक कील यहां पे लाया मैंने, अचानक इसको खींचने लगा। इसका मतलब ये हो गया कि चुंबक का कोई ना कोई क्षेत्र यहां पे है। तो इस क्षेत्र को तुमने बोला चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, क्या बोला, चुंबक क्षेत्र। उसी तरह वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत किसकी वजह से आता है, वैद्युत क्या है, वैद्युत धारा कब बहता है, जब आवेश गति करता है। तो यहां बात हो रही है आवेश की, पिछले वीडियो में बता दिया था आवेश दो तरह का होता है, एक धन आवेश होता है और एक ऋण आवेश होता है, ठीक है। तो आवेश भी क्या करता है, अपने चारों ओर एक क्षेत्र बना के रखता है, ठीक है। आवेश क्या करता है, अपनी ओर एक क्षेत्र बना के रखता है। धन आवेश जो होता है, यहां से बाहर की तरफ इस तरह से तीर निकलती हुई नजर आती है, इस तीर को बोला जाता है वैद्युत बल रेखाएं। इन तीर को क्या बोला जाता है, वैद्युत बल रेखाएं। धन आवेश में हमेशा वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलती हुई नजर आती है, और यही कुछ हिस्से में कुछ दूरी तक क्या बना लेती हैं, एक क्षेत्र बना लेती हैं। इन्हें ही बोला जाता है वैद्युत क्षेत्र। आवेश के द्वारा बनाया गया क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र, आवेश के द्वारा बनाया गया क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र। ऋण आवेश में क्या होता है, वैद्युत बल रेखाओं बाहर की तरफ नहीं जाती, बल्कि बाहर से अंदर की तरफ आती हुई नजर आती है, बाहर से अंदर की तरफ आती हुई नजर आती है। बेसिक सी चीजें याद रखिए, एकदम बेसिक से लेकर के चल रहा हूं आपको, ठीक है। जैसा कि मैंने वादा किया था कि आपको इतना डिटेल में समझाऊंगा कि आप कोई कोर्स भी परचेस करके पढ़ रहा होगा तो उससे मैच करा के देखोगे तो आप ही जीतोगे, आपको ही अच्छा फील होगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, एकदम निश्चिंत रहो, ठीक है। अब वैद्युत आवेश, अब वैद्युत क्षेत्र क्या होता है ये तो समझा दिया मैंने, लेकिन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक्चुअली में क्या है, यहां परिभाषा जो मैंने लिखा है उसे मैं रटाऊंगा नहीं भैया, उसे मैं पहले पढ़ूंगा फिर बताऊंगा, ऐसा वाला काम नहीं करूंगा। पहले बता लूंगा, समझा लूंगा, और परिभाषा अपने आप बनता चला जाएगा, आपको अपने आप याद होता चला जाएगा। 100% मेरे भाई सच कह रहा हूं, बस ध्यान से सुनो। वैद्युत क्षेत्र आधा तो मैंने हिस्सा समझा दिया। अब तीव्रता का मतलब क्या होता है, तीव्रता का मतलब होता है जैसे कोई भी चीज को, जैसे मान लो इस मार्कर को मैं कितनी तीव्रता से फेंकूं, तीव्रता का मतलब कितनी तेजी से फेंका जा रहा है या कितनी तेजी से खींचा जा रहा है, कितनी तेजी से खींचा जा रहा है या फिर कितनी तेजी से फेंका जा रहा है। फेंकने के लिए क्या चाहिए, बल लगाना पड़ेगा। जितना ज्यादा बल लगा के फेंकूंगा इसकी तीव्रता उतनी ही ज्यादा होगी, उतनी ही तेजी से जाएगा, समझ रहे हो। उसी तरह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है क्या, अब उसको समझने के लिए ध्यान से समझो। एक मैंने बड़ा सा आवेश लिया, ठीक है, मान लो थोड़ी देर के लिए मैंने क्या किया, बहुत बड़ा सा आवेश लिया, पावरफुल आवेश लिया। बड़ा आवेश का मतलब होता है कि 20 कूलाम, 30 कूलाम, 100 कूलाम, 200 कूलाम, ऐसा बड़ा सा आवेश, ठीक है। अब आवेश बड़ा होगा, अगर आवेश बड़ा होगा तो इसका क्षेत्र भी थोड़ा दूर तक होगा, हाँ या ना। अगर आवेश बड़ा है तो इसका क्षेत्र भी दूर तक होगा, हाँ या ना। इसका प्रभाव भी बहुत दूर तक होगा। मान के चलते हैं इसका क्षेत्र यहां तक है, इसका प्रभाव मान के चलते हैं यहां तक है, ठीक है। अब मैं देखना चाहता हूं कि इसकी तीव्रता कितनी है, कैसे तीव्रता पता लगाया जाए। अभी थोड़ा सा पेशेंस रखो, हर एक चीज डिटेल में सीखोगे, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे तो आप आसानी से कर सको, ठीक है। मैं फील कराता हूं दोस्त, कोशिश भरपूर करता हूं कि आपको फील करा सको, ताकि कल के डेट में आप सीयूटी की तैयारी करो, जेई की तैयारी करो, नीट की तैयारी करो तो आपको फील हो, समझ आए। नहीं तो रटने वाले रटाने वाले बहुत मिलेंगे आपको, ठीक है। अब आप ध्यान से समझना। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इस बड़े से आवेश को मैंने लिया, अब बाहर में एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा आवेश ले लेता हूं, एक छोटा सा आवेश ले लेता हूं, ठीक है। इस छोटे से आवेश को बोला जाता है सूक्ष्म आवेश या परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश।
जब कभी भी आवेश के नीचे नोड लगा हो, नोड का मतलब पिछले वीडियो में बताया था ना कि जीरो जब लगा हो तो उसे नोड कहा जाता है कूलम्ब्स लॉ के समय, ठीक ना। तो ध्यान से समझना कि एक क्यू नोड है, अब यहां पे पॉजिटिव लगा देता हूं, इसका मतलब हो गया धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश, ठीक है। जब भी परीक्षण लगा हो, आवेश के आगे जब भी परीक्षण लगा हो तो अंग्रेजी में इसे टेस्ट चार्ज बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसे अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब आप ध्यान दीजिए, परीक्षण आवेश का मतलब होता है बहुत ही सूक्ष्म आवेश है, सूक्ष्म आवेश का मतलब होता है बहुत ही छोटा सा आवेश है, इसकी मान जो है, इसकी मात्रा जो है बहुत कम है, बहुत छोटा है, बहुत सूक्ष्म है, ठीक है। क्या है भैया, बहुत ही सूक्ष्म आवेश है। अब इस सूक्ष्म आवेश को यहां पे हम रखे हैं, तो क्या बताइए ईमानदारी से, क्या ये आवेश इस क्षेत्र के अंदर है? नहीं है। इस आवेश को थोड़ा सा और यहां लाए तो क्या कोई प्रभाव पड़ेगा? इस आवेश पे कोई तीव्रता, कोई धकेलता हुआ या खींचता हुआ नजर आएगा? नहीं ना। पिछले वाले वीडियो में बताया था ना कि अगर दो धन आवेश, अगर दो पॉजिटिव चार्ज, याद रखिएगा, अगर भूल रहे होंगे तो याद रखिएगा, दो धन आवेश हमेशा एक दूसरे को धकेलते हैं और दो ऋण आवेश भी एक दूसरे को धकेलते हैं, प्रतिकर्षण होता है। लेकिन एक अगर पॉजिटिव चार्ज हो और दूसरा निगेटिव हो तो एक दूसरे को खींचेंगे, आकर्षित करेंगे, ये बात याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैं कह रहा था इस पे आ जाते हैं वापस। तो इसको मैंने यहाँ पे रखा है, इसको थोड़ा और यहाँ ले आऊं तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे इसको वैद्युत क्षेत्र के अंदर ले आऊंगा, किसी बिंदु पर, किसी वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पे ला दिया, कौन से बिंदु पे लाया आप देख सकते हो, साफ साफ देख सकते हो हम किस जगह पे आवेश है, इस पॉइंट पे आवेश है, इस पॉइंट पे आवेश है, इस बिंदु पे आवेश मैंने ला दिया और इस आवेश से इतनी दूरी पे है, ये दूरी मान लेते हैं आर दूरी है यहां से यहां तक, ठीक है। इतनी दूरी पे आवेश आ गया है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के अंदर आ गया है। अब क्या करेगा, ये बड़ा वाला आवेश है, ये भी धन आवेश है, ये भी धन आवेश है, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा धकेलेगा कौन, ये वाला या ये वाला? ये बहुत ताकतवर है, ये बहुत पावरफुल है। तीन नन्ना से मुन्ने से जो बहुत सूक्ष्म आवेश है इसको तो बड़ी तेजी से धकेल देगा। धकेलने के लिए क्या चाहिए, बल चाहिए। तो ये आवेश ने क्या किया, इस आवेश ने क्या किया, एक बल लगा के बड़ी तेजी से बाहर की तरफ धकेल दिया। तो इसने कितना बल लगा के धकेला, कितनी तीव्रता से धकेला इस आवेश को, वही तो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कितनी तीव्रता से इसने धकेला, वही तो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस आवेश को थोड़ा और नजदीक लाते तो और तेजी से धकेलता, क्योंकि नजदीक आने पे और पावर बढ़ जाता है इसका। जैसे चुंबक नहीं होता है, चुंबक के जितने नजदीक जाओगे उतनी ही तेजी से खींचने लगता है या धकेलने लगता है, उसी तरह से इसको और थोड़ा पास लाता तो और तेजी से धकेलता। यानी इसकी धकेलने की क्षमता कितनी है, धकेलने की तीव्रता कितनी है, वही तो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हमें समझ आ गया, फील हो गया कि ठीक है, किसी वैद्युत क्षेत्र में जब किसी परीक्षण आवेश को किसी बिंदु पे लाया जाता है, ये वैद्युत क्षेत्र है, किसी वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश को किसी बिंदु पे लाया, मैंने आपके आंख के सामने देखा ना। अब परिभाषा तो नहीं पढ़िए तो पढ़िए रे बाबा, कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश, सेम है कि नहीं, किसी बिंदु पर जब परीक्षण आवेश रखा गया तो परीक्षण आवेश पे क्या काम किया रे बाबा, एक बल काम किया। इस परीक्षण आवेश पे एक क्या काम किया, बल काम किया। बल ने धकेला इस आवेश को, पर लगने वाला बल, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, यहां तक क्लियर हुआ। परीक्षण आवेश पर लगने वाला ये बल जो है, लगने वाला ये जो बल है यफ, किस पे बल लगा था, इस आवेश पे। इस आवेश का अनुपात, अनुपात का मतलब होता है बटे, अनुपात का मतलब होता है बटे, यानी लगने वाला बल और ये परीक्षण आवेश, लगने वाला बल और ये परीक्षण आवेश का अनुपात निकाल दोगे, रेशियो निकाल दोगे, तो जो तुम्हें मिलेगा उसे ही बोला जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ले फार्मूला भी प्रूव कर दिया मैंने फार्मूला भी आ गया, E इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ बटा क्यू नोड। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अब मजे की बात सुनो, अभी भी पूरा क्लियरली तुम्हें समझना है, फील करना, तभी मजे की बात सुनो कि यहां पे क्या तुमने देखा कि इस आवेश पे क्या हुआ, एक बल लगा, ठीक है। और वही बात यहां परिभाषा में लिखा गया है कि लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। परिभाषा तो क्लियर हो गया, निपट गया, बिना रटाए समझा दिया। अब आती है बारी थोड़ी काम की चीजें जान लो, कि जैसे फील करना चाहते हो तो महसूस कर लो। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि इस पे जो बल लगा होगा, इसका मान लेते हैं बल जो लगा के धकेला, मान लेते हैं 20 न्यूटन का बल लगा के धकेला है, और ये जो आवेश था मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 2 कूलाम का था। कितना, 2 कूलाम का। तो बल को ऊपर रखना है, 20 को ऊपर रखा, आवेश को नीचे रखना है, आवेश को नीचे रखा। अब भाग दे दो, कितना बचा, 10 आया ना। यही 10 जो आया है ना, इसे ही बोलेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर हुआ। तो अब यहां पे देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब इसका मात्रक अगर लिखना हो, इसका मात्रक अगर लिखना हो, इसका अगर मात्रक लिखना हो तो इसका मात्रक तो बच्चा भी बता देगा। बल ऊपर में क्या है, बटे के ऊपर क्या है, बल, बल का मात्रक होता है न्यूटन, बटे का मतलब होता है पर,
और आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलाम हो जाएगा। ठीक है, इसकी इसकी अगर बीमा की बात करूं, बीमा भी पूछ लेता है, तो ऊपर में क्या है, बल, बल की बीमा क्या होती है, ml t-2, 11th में पढ़ा होगा। आवेश का बीमा क्या होता है, at होता है, क्या होता है, at। अब इसको ऊपर भेज दो, इसको ऊपर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, ml t, यहाँ क्या है, पावर में कुछ नहीं है तो 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो -1 और -2 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, हाँ या ना। और a के पावर में कुछ नहीं तो 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, a पावर माइनस हो जाएगा। यही इसकी बीमा होगी। अब आपको एकदम क्लियरली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझ आ गई ना। अब इसी के दम पे आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कर लोगे, ज्यादा कुछ मत करो। ये वाला हिस्सा तुम देख पा रहे हो या नहीं, ईमानदारी से बताना, झूठ मत बोलना, झूठ बोले कौवा काटे। ये वाला हिस्सा देख पा रहे हो या नहीं, इतना हिस्सा, यहाँ आवेश है, यहाँ दूरी आर है, यहाँ आवेश है, इस पे बल लग रहा है, ये बस ध्यान दे लो, एक बार देख लो, एक बार देख लो, एक बार देख लो, देख लिए कूलाम का नियम पढ़ाया हो ना उस वाले वीडियो में, देखा है ना उसको देखा होगा तभी आगे की चीज समझ पाओगे। अब अगला आ रहा है डेरिवेशन इसी पर, कह रहा है कि एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये जरूर पूछा जाता है, दिमाग में बैठा लो स्टेटमेंट क्या है, एकल बिंदु आवेश के कारण, एकल बिंदु आवेश का मतलब अकेला आवेश होगा। ठीक है, एकल बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। मान लेते हैं यहां पे कोई बड़ा सा आवेश है, उस आवेश को नाम दे देते हैं प्लस क्यू, और आर दूरी पे, इस आर दूरी पे मान लो मुझे क्या निकालना है, इस आवेश की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो हम जानबूझ के यहां पे एक परीक्षण आवेश लेंगे, छोटा सा सूक्ष्म सा परीक्षण आवेश लेंगे, और इस परीक्षण आवेश पे बड़ा वाला आवेश क्या करेगा, बल लगाएगा इस तरह से, हाँ या ना। दूरी क्या है, बीच की दूरी, यहां से यहां के बीच की दूरी क्या माना है मैंने, आर माना है। ईमानदारी से बताओ इस डायग्राम को देख करके क्या तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है या नहीं, क्या ये सेम डायग्राम यहां मैंने बेसिक में बताया है या नहीं, मजा आया। अगर मैं सेम डायग्राम बेसिक में यहां पे बताया हूं तो इन दोनों आवेशों पे क्या लग रहा है, बल लग रहा है, क्योंकि पिछले वाले वीडियो में क्या बताया था कि दो आवेशों के बीच में क्या लगता है, बल लगता है, और उस बल का फार्मूला कूलाम ने क्या बताया था, दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल का फार्मूला क्या बताया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, हाँ या ना में जवाब चाहिए, बताया था या नहीं। तो यहां पे दो आवेशों के बीच में लगने वाला जो बल होगा, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल जो है F, वो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 के जगह पे इस Q को लिख देते हैं, Q2 के जगह पे इस Q को लिख देते हैं, Q नोट को, और बटे दूरी कितनी है यहां से, R है, ये हो गया स्क्वायर। बताओ यहां तक समझ आया, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई दिक्कत नहीं तो छोटा सा मैथमेटिक्स का गेम खेलते हैं हम लोग, और वो गेम ये है कि क्या ये बटे के ऊपर में जो ये आवेश है, ए वाला, क्या इस आवेश को बराबर की इधर ले आएंगे तो यहां से आकर के क्या F के नीचे चला जाएगा या नहीं है। इतनी बेसिक सी मैथमेटिक्स आती होगी आपको कि ये F जो है, इस आवेश को इधर ले आओगे तो F के नीचे आ जाएगा, हाँ या ना। और आपके पास क्या बचा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q बटे आर स्क्वायर। यहां तक समझ आया, क्लियर हुआ। इसे नाम दे दो समीकरण नंबर 1 का। अब मजे की बात देखो कि क्या तुम्हें कुछ इसमें से ऐसा नहीं है जो देखीला देखीला लग रहा है रे बाबा, बिकॉज हमें पता है कि F/Q नोट बराबर क्या होता है, ताजा ताजा अभी पता है, E होता है। F/Q नोट को क्या लिख सकते हो, F/Q नोट को क्या लिख सकते हो, E लिख सकते हो कि नहीं। इसका मतलब मैं इस पूरे को हटा करके समीकरण 1 में इस पूरे को हटा करके क्या E लिख सकता हूं या नहीं, क्योंकि मुझे पता है F/Q नोट बराबर E है, तो इसका मतलब F/Q नोट को हटा करके हम क्या लिख सकते हैं, E लिख सकते हैं। तो इस पूरे को हटा के मैं क्या लिखने वाला हूं, E। तो E बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू Q बटा आर स्क्वायर। अब ये जो आपको मिला है ये भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही है। अब कहोगे अरे सर जी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दो ठो फार्मूला है का, हाँ दो ठो फार्मूला, एक ठो ए वाला और एक ठो ए वाला, सिंपल वाला। दोनों पे न्यूमेरिकल लाया हूं मैं, दोनों पे न्यूमेरिकल, चिंता मत करो। यहां तक क्लियर हो गया, क्लियर हुआ, ए डेरिवेशन क्लियर हुआ। चलते हैं अब न्यूमेरिकल के ऊपर। अब न्यूमेरिकल देखो कितना इजीली समझ आएगा। अब यहां पे कह रहा है एक न्यूमेरिकल है, बड़ा प्यारा सा न्यूमेरिकल है, बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा भी जाता है, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल कह रहा है कि एक अल्फा कण है, एक अल्फा कण
1.5 गुणे 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। यानी एक कोई वैद्युत क्षेत्र है, इस तरह से मान लेते हैं, समझो जैसे जेईई नीट की तैयारी करने वाले बच्चों को ऐसे ही सिखाया जाता है, ठीक है। मान लो वैद्युत क्षेत्र कितना दिया हुआ है आपका, 1.5 गुणे 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलाम दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है, क्लियर हुआ। अब यहाँ पे इस आवेश के, ये मान लो ये जो लाइन खींच रहा हूं ये मान लो वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। अब इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक अल्फा कण फंस गया है। कौन फंस गया रे बाबा? फंस गया, अड़स गया, फंस गया, अड़स गया, अल्फा कण। कौन? अल्फा कण। अल्फा कण क्या? एक तरह का आवेश है। अब अल्फा कण पे कितना आवेश होता है? अब रटोगे थोड़ी ना, मैं आपको ट्रिक बताता हूं। अल्फा कण कभी भी बोले, अल्फा कण पर आवेश जो होगा वो याद रखना 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, हमेशा याद रखना। कितना? 2 इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन पर आवेश तो आपको पता ही है कितना होता है, 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। अब 16 का 2 से गुणा कर दो तो 16 दूनी कितना हो जाएगा? 32, यानी 3.2 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। लो, तुम्हें आवेश तो मिल गया। आवेश को किससे इंडिकेट करते हैं? क्यू से, ठीक है, आवेश मिल गया। अब तुम्हें वैद्युत क्षेत्र दिया हुआ है। वैद्युत क्षेत्र कितना दिया है? वैद्युत क्षेत्र कितना दिया है? 1.5 गुणे 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो वैद्युत क्षेत्र जो है, वैद्युत जो दिया है पहले उसे लिखना चाहिए न्यूमेरिकल में ना। वैद्युत क्षेत्र जो दिया है ई, वो कितना दिया है? 1.5 गुणे में 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलाम दिया है। तो निकालना क्या है? हमें बल की गणना करनी है। हमें क्या निकालना है भैया? बल ज्ञात करना है। अब ईमानदारी से बताओ, मैंने 2 फार्मूले दिखाए, एक ये वाला और एक ये वाला। बताओ इस फार्मूले में, इस वाले फार्मूले में कहीं बल दिख रहा है? यफ? तो कहोगे नहीं दिख रहा है सर जी। ई दिख रहा है 1/4πε0 Q/r दिख रहा है, यफ कहीं दिख ही नहीं रहा है। इसका मतलब ये वाला फार्मूला नहीं लगेगा, ठीक है। इस वाले फार्मूले में E = F/Q0, यहाँ बल दिख रहा है, यानी ये वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है। याद रखना, कभी भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले खेल में अगर बल पूछ रहा है तो वाला फार्मूला लगेगा, और बीच की दूरी दे दिया है तो ये वाला फार्मूला लगेगा। कौन वाला? इसमें दूरी है, बीच की दूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो बीच की दूरी का जिक्र नहीं किया है। ये सब फील करो, महसूस करो। चाहता तो मैं जल्दी जल्दी करके खत्म कर दूंगा, लेकिन मैं थोड़ा समय ले रहा हूं ताकि अच्छे से सीख सको, फील कर सको, क्योंकि मैंने वादा किया था कि आपको महसूस नहीं होने दूंगा कि आप कोर्स परचेस करने से आपको ऐसा फील कराऊंगा कि कोर्स परचेस करना व्यर्थ है, फालतू है, ठीक ना। कोई पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, बस आपको कंसिस्टेंसी के साथ लगातार बने रहना है और सपोर्ट दिखाना है। सपोर्ट दिखाओगे तभी मेहनत करने में मजा आएगा, ठीक ना। अब यफ निकालना है तो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला पता ही है। E = क्या होता है? यफ बटा क्यू नोट होता है। नोट हटा दो अभी थोड़ी देर के लिए, ठीक है। यफ बटा क्यू होता है। अब यफ निकालना है तो क्यू को इधर भेज देते हैं, इधर आ जाएगा, ठीक ना। तो क्यू इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? E × Q हो जाएगा, और यफ अकेला हो जाएगा। E का वैल्यू आपके पास है, इसे सीधा लिख दोगे तो यफ = E × Q लिख सकते हो। अब इतनी बेसिक सी मैथ आपको आती होगी। अगर बेसिक कैलकुलेशन इस तरह का नहीं आता है तो आप जरूर मेरे वीडियो को देखना, यहाँ थंबनेल दिख रहा होगा बेसिक कैलकुलेशन का, जरूर देखना, ठीक है। बहुत ही काम का है, आप न्यूमेरिकल में कभी नहीं फंसोगे इसको देखने के बाद। अब ध्यान से देखो, F = कितना है आपके पास? E क्या है आपका? E आपको दिया हुआ है 1.5 गुणे 10⁻⁴, फिर गुणे आवेश कितना दिया हुआ है? 3.2 गुणे 10⁻⁻19। अब यहां पे देखो 1.5 गुणे 3.2, इसको साइड रखो। अब 10⁻19 माइनस में है और ये 4 प्लस में है, ठीक है। तो अब यहाँ क्या करो, 19 में से 4 घट जाएगा। 19 में से क्या हो जाएगा भैया? 4 घट जाएगा तो कितना बचेगा आपका? 15 बचेगा, लेकिन माइनस का चिन्ह रहेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब क्या करो, 3.2 का 1.5 से गुणा कर लो, ठीक है। 5 दूनी 10 की 0, हाथ में लगा 1, 5 3 15, 1 16, कट गया। 1 का 2 से, 1 का 3 से, कितना आ जाएगा आपका? 0 8 4, यही आएगा। एक अंक पे दशमलव ऊपर है, एक अंक पे दशमलव नीचे, यानी वो दोनों मिला दिया जाए तो सीधे सीधे आ जाएगा आपका F = 4.80 गुणे 10⁻⁻15। अब बल है तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। मात्रक अगर एग्जाम में नहीं लिखोगे ना तो आपका मार्क्स कट जाएगा, आधा नंबर चला जाएगा। तो मात्रक पे भी फोकस करना, ठीक है। अरे यार, कभी कभी तो मात्रक आपको पूछा जाता है टिक आउट में, यहीं से टिक आउट तैयार हो जाएगा। सीधे सीधे पूछ सकता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताइए क्या है, 4 ऑप्शन दे देगा, सीधे सीधे लिख देना न्यूटन पर कूलाम। समझ आई मेरी बातें? क्लियर हुआ यहां तक? अब इसी पर आधारित देखो अगला क्वेश्चन दे दिया, यहां दूरी दे दिया है,
दूरी दे दिया तो ये वाला फार्मूला लगेगा नहीं जो अभी लगाया मैंने, दूरी दे दिया तो कौन वाला फार्मूला लगेगा, जो अभी मैंने डेरिवेशन प्रूफ किया है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि किसी बिंदु पर एक 10 माइक्रो कुलाम का आवेश है। लो मान लो कोई एक बिंदु है, इस बिंदु पे क्या है 10 माइक्रो कुलाम का आवेश है, और कितनी दूरी पे, 1 सेंटीमीटर की दूरी पे, 1 सेंटीमीटर की दूरी पे हमें क्या पता लगाना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता लगानी है। कितना प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या करोगे, पहले जो दिया है उसे लिख लो। तो दिया क्या है मेरे पास भैया, जब हल करोगे तो आपको दिया है आवेश, कितना दिया है 10 माइक्रो कुलाम। अब माइक्रो हटाने का तरीका भी बताया था ना पहले वाले वीडियो में, ठीक है, नहीं देखा है तो जरूर देखो उसे। 10 घाते जैसे ही -6 लगाओगे बगल में तो माइक्रो हट जाएगा। क्लियर हुआ। अब आपका दूरी दिया है r 1 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर किस में बदल जाएगा, मीटर में। याद रखना सेंटीमीटर जब ये एक है ना, ये एक के बगल में जैसे ही 10 घाते -2 लगाओगे तो सेंटीमीटर मीटर में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, मीटर में बदल जाएगा। अब r भी मिल गया, हमें क्या निकालना है भैया, e निकालना है। तो सिंपल सा फार्मूला है e का, e इक्वल टू कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर। अब पिछले वाले वीडियो में बताया था ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, 9 गुणे 10 घाते 9 होता है, गुणे q कितना है आपके पास 10 गुणे 10 घाते -6, r कितना है आपके पास 1 गुणे 10 घाते -2 स्क्वायर की वजह से स्क्वायर, ठीक है। अब इसे सिंपल सा हल कर लेंगे हम लोग। तो देखिए 9 गुणे 10 घाते 9 गुणे, एक मजे की बात देखिए 10 के पावर कुछ नहीं थे, एक है, घटा दोगे तो कितना बचेगा 10 घाते -5 बचेगा। यहाँ कितना बचा, एक एक कम एक ही रहेगा, और 2 दूनी 4 यानी 10 घाते -4 हो जाएगा। पिछले वाले वीडियो में क्या बताया था मैंने, याद है आप लोगों को, 9 में से 5 घटा दो, 10 घाते 9 है, यहाँ 10 घाते -5 है, घट जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा। क्लियर हुआ। और यहाँ कितना है 1 गुणे 10 घाते -4 है। मजे की बात सुनो कि ये 10 घाते -4 जो है, ये जब भट्टी के ऊपर ले जाओगे तो -4 + 4 में बदल जाएगा। बता चुका हूँ ये बात, ये बेसिक कैलकुलेशन आप जाके देख सकते हो, वैसे आता होगा जहां तक है। 9 गुणे 10 घाते 4, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला जाएगा तो 10 घाते -4 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +4 में कन्वर्ट हो जाएगा। नीचे क्या बचा 1, तो ई इक्वल टू हो जाएगा 9 गुणे 10 घाते 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, और नीचे में 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन पर कुलाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, न्यूटन पर कुलाम हो जाएगा, यही इसका आंसर होगा। क्लियर हुआ। तो कितना सिंपल सा है। तो इस वैरायटी पे भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ठीक ना। कभी कभी क्या होगा कि यहाँ पे दूरी वाले क्वेश्चन में ही यहाँ पे आपको अल्फा कण भी डाल सकता है। क्या डाल सकता है, अल्फा कण, या हाइड्रोजन कण भी डाल सकता है। हाइड्रोजन का एक कण है, इस तरह बोल सकता है, परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु, ठीक है। इसी थीम पे एक क्वेश्चन मैंने बना भी दिया कि यहाँ अल्फा कण इस बार है। क्या है, अल्फा कण। तो अल्फा कण का मतलब क्या होता है, अल्फा कण पर आवेश का मतलब क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब अभी जस्ट बता दिया, बताया ना अभी जस्ट इस तरह से। इसे हल करोगे तो कितना हो जाएगा 3.2 गुणे 10 घाते -19 कुलाम। दूरी आपको 2 सेंटीमीटर दिया है, आर कितना दिया है 2 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलोगे तो 2 गुणे 10 घाते -2 मीटर आ जाएगा। ये आपका होमवर्क रहेगा मेरे तरफ से। और इस सीजन के बच्चे मैं 100% बता सकता हूं, लगभग बच्चे जवाब दे रहे हैं। मैंने कमेंट बॉक्स भी देखा, कुलाम्स लॉ में जब मैंने एक न्यूमेरिकल छोड़ा था आप लोगों के लिए, तो उसे आप लोगों ने कर करके बहुत लोगों ने जवाब दिया था, ठीक है। तो इस बार भी उम्मीद करता हूं कि देखते हैं सबसे पहले कौन जवाब देता है मेरे प्यारे बच्चों। मुझे पता है कि इस सीजन के बच्चे आप लोग धुरंधर हो, जैसे पिछले सीजन के बच्चे थे। अच्छा खासा परफॉर्म करने वाले हो, अगर अच्छा खासा पकड़ बनाने वाले हो, दहाड़ने वाले हो अगर बोर्ड एग्जाम में 2027 में, तो मेरी बात को मानना पड़ेगा। और वही बात है जो मैं कहने वाला हूं पिछले वीडियो में, जो मैंने बोला था कि कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है, लगातार वीडियो को फॉलो करना है और मेरी हिम्मत को टूटने नहीं देना है। इसके लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हमेशा शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा भाई बहन को वीडियो को पहुंचाना है, ठीक है। इतना काम कर देंगे आप लोग। अब मुलाकात करूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।